नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम फिर से एक नए मुद्दे पर एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में या कहें कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में जो कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। MPPSC प्री की यूनिट 5 में हमें दे रखा है कल्याणकारी योजनाएं, और MPPSC मेंस पेपर 2B यूनिट 3 में भी हमें दे रखा है कि हमें विभिन्न वर्गों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों को पढ़ना है। सो गाइस, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और न सिर्फ ये MPPSC बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि योजनाएं जो होती है पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे वो स्टैटिक के दृष्टिकोण से हो या फिर करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से। सो गाइस, ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर अनुसूचित जाति के बारे में बात करने वाले हैं। तो अनुसूचित जो जनजाति है जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, इसको हम ST से कोड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आरक्षण इनको रहता है, विभिन्न कैटेगरीज को आरक्षण रहता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का जो ट्राइब से है, ये लैटिन भाषा की ट्राइब से बना है और बाद में जो है इसका जो यूज़ है आगे चलकर होने लग गया गरीब वर्गों के लिए, यानी कि जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए ये शब्द का जो है इस्तेमाल होने लग गया। संविधान के बाहर अर्थात गैर सरकारी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को कई नाम से जाना जाता है। इन्हें वनवासी, आदिवासी इत्यादि कहकर बुलाया जाता है। तो पहले जो है जनजाति वर्ड नहीं था, पहले इनका इस विशिष्ट नाम ही चलता था, जैसे गोंड, संताल, भील इत्यादि। लेकिन बाद में फिर है ये अवधारणा आ गई। तो आदिवासी या जनजाति पद की कोई पृथक अवधारणा विकसित नहीं हुई है। भारत के संविधान की जो धारा है 366(2), यहाँ पर उन समुदायों को जनजाति का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। और आर्टिकल 342 में जो है उन लोगों की लिस्ट है जो कि ST में आते हैं। हमने देखा था कि 341 में SC आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ST आते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो 36625 में दे रखी है। किस प्रकार से परिभाषित कर रखा है, तो यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करके इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऐसी जनजातियां या जनजाति समूह अथवा ऐसी जनजातियों या जनजातियों के भाग जिन्हें संविधान के आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित किया गया अनुसूचित जातियां कहलाती है। सो अनुसूचित जातियां वो हो गई। अब कौन कौन सी है, ये तो कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आइए हमारे मुख्य टॉपिक पर हम चलते हैं और बात करते हैं इनके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स लॉन्च होती है या जो प्रोग्राम लॉन्च होते हैं वो क्यों ज़रूरी है इनके लिए स्कीम लॉन्च करना, क्योंकि इन्हें कई जो है दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। ऋणग्रस्तता, गरीबी, सामाजिक अन्याय, सांस्कृतिक समस्याएं, सेपरेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, बहुत सारे ऐसे जो है विषय होते हैं। सो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने न सिर्फ संविधान में कई प्रावधान किए हुए हैं, कुछ एक्ट लागू किए गए हैं, बल्कि समय समय पर जो है स्कीमें भी अप्लाई की जाती है। सो गाइस, हम अब आ जाते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर। तो 3-4 मिनट की बातें हो गई जो कि ज़रूरी थी। अब हम मुख्य चीज़ पे आते हैं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं टंट्या भील स्वरोजगार योजना। टंट्या भील स्वरोजगार योजना की बात करें तो इसका प्रारंभ जो है हुआ था 22 मई 2013 को, और इसका जो उद्देश्य है प्रदेश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना, और ये स्पेशली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है, इसको केंद्र सरकार की ना समझे, क्योंकि टंट्या भील मध्य प्रदेश के एक जनजातीय व्यक्तित्व रहे हैं जिन्हें टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेषता क्या है इस योजना की, तो इस योजना में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षित आदिवासी युवाओं को बैंकों के माध्यम से 50,000 से 25 लाख रुपए तक का ऋण स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वो उनका रोजगार
जो है कर सके, स्टार्टअप उनको मिल सके, बूस्ट मिल सके, क्योंकि पूंजी जब आप कोई रोजगार करना चाह रहे हैं तो पूंजी के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। अगर आप वेल सेटल्ड है तो आप खुद कर लेते हैं रिस्क, अपने रिस्क पे, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम लॉन्च कर रही है, हालांकि गवर्नमेंट को बाद में देना भी पड़ता है। चलिए, एकलव्य शिक्षा विकास योजना की हम बात करते हैं तो इसका जो प्रारंभ हुआ था नवंबर 2010 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों को, मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। विशेषताओं की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत छात्रों की वार्षिक सहायता इस प्रकार है: कक्षा 9वीं से 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपये, 11वीं व 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये, और जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है उसको 20,000 रुपये, और जो टेक्निकल है, टेक्निकल के लिए 50,000 रुपये जो है दिए जाते हैं, सहायता दी जाती है। तो यह है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। अब हम बात करते हैं आदिम जनजाति समूहों के लिए योजना की। तो 1998-99 में स्टार्ट हुई थी। समूह के समूचे विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात केंद्र स्तर की योजना है। ऊपर की दो मध्य प्रदेश की थी। इस योजना के तहत किसी योजना में शामिल नहीं की गई परियोजनाएं, गतिविधियों को शुरू करने के लिए समन्वित जनजाति विकास परियोजनाएं, जनजाति शोध संस्थान और गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में। एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय की अगर हम बात करें तो 1997-98 में स्टार्ट हुई थी। नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर इसको स्टार्ट किया गया था। तो आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त मानक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और प्रत्येक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक विकास करना इसका लक्ष्य है। छात्रों को शैक्षणिक, भौतिक, पर्यावरण से संबंधित एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए अवसंरचना के निर्माण में सहायता पहुंचाना है और इन विद्यालयों के कर्मचारियों को उचित मुआवजा देना है। बात करते हैं अगली व्यवस्था की। तो जनजातीय क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण की हम बात करें तो 1990 केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में जो है 1992-93 में स्टार्ट हुई थी। और जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकसित करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और योजना को राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी के प्रशासन संस्थाओं या संगठनों के जरिए सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी निकाय, शैक्षिक और अन्य संस्थान जैसे स्थानीय निकाय, सहकारी समिति और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लागू किया जाता है। क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार केंद्र 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। प्रत्येक जनजाति बालक बालिकाओं को उनकी रुचि के 2 कार्यों का प्रशिक्षण किया जाता है और प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि जो होती है वो 3 महीने की होती है। और प्रशिक्षु की 6 माह बाद उपनगरीय क्षेत्र के एक प्रशिक्षक शिल्पी से 6 माह के लिए संबंध करार किया जाता है। आगे बढ़ते बात करते हैं कम साक्षरता वाले क्षेत्र में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के उद्देश्य से 1992-93 में 1ली से 5वीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2009 के प्रारंभ में इस योजना का पुनर्मूल्यांकन कराकर इसका नाम ये दे दिया जो हम आज देख रहे हैं। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजाति जनसंख्या 25% या उससे क्या है, अधिक है, और जनजाति महिला साक्षरता दर जो है 35% से कम है, वहां पर इसको जो है स्टार्ट किया गया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की योजना में प्राथमिकता दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत चलाए जा रहे विद्यालयों के बालिका छात्रावासों के लिए इस योजना के तहत जो है मंत्रालय वित्तीय सहायता देता है। तो यहाँ पर हमें इस चीज को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और अन्य योजना को एक क्विक और फटाफट देख लेते हैं, इतनी ही इंपॉर्टेंट थी। राष्ट्रीय फेलोशिप। तो राष्ट्रीय फेलोशिप सब समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या निकल सकता है। तो जनजातीय विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए वित्तीय सहायता देना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रीय फेलोशिप, इसीलिए इसका नाम है। जैसे कि एमफिल, पीएचडी या यूजीसी के द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उसके तहत। फिर है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम। तो यहाँ पर भी जो है इनको आर्थिक सहायता दी जाती है अगर वो फॉरेन में कोई कोर्स करना चाहते हैं हायर एजुकेशन से संबंधित।
अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना, तो ये योजना जो है 2007-8 में लॉन्च हुई थी और इसके तहत चुनिंदा उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी में स्नातक और स्नातकोत्तर अर्थात ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर शिक्षा प्रदान करें मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, लघु वनोत्पाद के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम की बात करें तो केंद्र सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये योजना है और इसके तहत जो है जनजातीय सहकारी निगमों, वन विकास निगमों और लघु वन उत्पाद परिसंघों को लघु वन उत्पाद कार्यक्रम शुरू करने के लिए 100% अनुदान निम्न प्रायोजन के लिए दिया जाता है। ठीक है, वही लघु वन उत्पादों के कार्यक्रम प्रारंभ करने से संबंधित हो या वैज्ञानिक गोदाम सुविधाओं की स्थापना करने से संबंधित हो या जनजातियों को उपभोग ऋण प्रदान करने के लिए हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है दी जाती हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म वित्त योजना की। तो सूक्ष्म वित्त योजना का उद्देश्य जो है मौजूदा लाभ कमाने वाले स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्वरोजगार उद्यम गतिविधियों में लगी अर्हता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय मदद देना है। स्टेट चैलेंजिंग एजेंसीज लक्षित समूहों को उसकी योजना के अनुसार सब्सिडी या मार्जिन मनी प्रदान करता है और शेष राशि जो है NSTFDC द्वारा संविधित ऋण के रूप में जो है प्रदान कर दी जाती है। और अगर तो ये मुख्य योजनाओं की हमने यह बात कर ली, इसके अलावा भी कुछ है जैसे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति अर्थात मैट्रिक पास करने के बाद जो छात्रवृत्ति दी जाती है, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए भी कई प्रकार की जो है इनको छात्रवृत्तियाँ यानी कि स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जो कि इनको आगे बढ़ाने के लिए इनके जो या उनके उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सरकार कारगर कदम जो है इसके लिए उठाती रहती है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको लगेगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपके जो स्टडी का एक व्यू क्रिएट करता है उसमें मददगार बने। सो गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट।